और शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इस शो को दिखाने और बताने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अपने मुख्यमंत्री के बारे में जान पाएं, साथ ही आपके मुख्यमंत्री की पूरी जानकारी, राज्य में क्या कुछ चल रहा है वो भी हम मिस्टर चीफ मिनिस्टर के माध्यम से आपको पहुंचाते हैं। आपके राज्य के आसपास के दूसरे राज्यों में क्या कुछ चल रहा है, वहां के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं, साथ ही आज आपके मुख्यमंत्री ने किन बड़े प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया, वो प्रोग्राम आपसे कैसे जुड़ता है, कैसे लाभान्वित आपको करता है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं और साथ ही राज्य में क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी हम साथ ही देते हैं। आपको लिए चलेंगे मिस्टर चीफ मिनिस्टर में। आगे हम बात करेंगे शुरुआत केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल से, लेकिन शुरुआत करते हैं मिस्टर चीफ मिनिस्टर। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भलसवा लैंडफिल साइट के निरीक्षण के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर रोज 6,500 मीट्रिक टन कूड़ा उठाना चाहिए, लेकिन इसका निरीक्षण करने पर यह पता चला है कि यहां पर उससे कहीं ज्यादा 9,000 टन कूड़ा उठ रहा है। अब इसे बढ़ाकर 12,000 टन कूड़ा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में पिछले 30 से 35 साल के दौरान कूड़े का बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका है। इसे हटाने का जो काम है काफी तेजी से चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि गाजीपुर भलसवा ओखला लैंडफिल में कूड़े का जो अंबार लगा है वो 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया जा चुका है और 50 लाख मीट्रिक टन अभी बचा है। उसे अगले साल यानी मार्च अप्रैल 2024 तक हमारा लक्ष्य है बचे हुए कूड़े को साफ करवा देना। उसके अलावा दिल्ली में लोगों को कूड़े का जो पहाड़ कहीं कहीं देखने को मिलता है वो नहीं दिखेगा। ये मेरा दिल्ली के लोगों से प्रॉमिस है, वादा है। क्या कुछ कहा आप खुद भी सुनिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। हम लोग अभी भलसवा लैंडफिल साइट के ऊपर हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पिछले 30-35 साल में यहाँ एक कूड़े का बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। पूरी दिल्ली का कूड़ा यहाँ पे आता है। इस कूड़े के पहाड़ को हटाने का पूरा कार्यक्रम अभी चल रहा है। इसे यहाँ पे एनजीटी के ऑर्डर के बाद 2019 से काम शुरू हुआ था। लगभग 80 लाख मीट्रिक टन कूड़ा यहाँ पे मौजूद था उस टाइम। अभी तक 2019 से लेके आज तक 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया जा चुका है। 50 लाख मीट्रिक टन अभी बाकी है। लगभग 2-2.5 साल हो गए। 2.5 साल के अंदर 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया, लेकिन अब दिसंबर तक हम लोगों ने टारगेट रखा है कि अगला 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाने का, और हमें उम्मीद है कि अगले साल मार्च अप्रैल तक पूरा जो 50 लाख मीट्रिक टन यहाँ कूड़ा बचा है उस 50 लाख मीट्रिक टन पूरे कूड़े को हटा दिया जाएगा अगले साल मार्च अप्रैल तक। जो टारगेट था उससे दुगनी स्पीड पे अभी यहाँ पे काम चल रहा है और अभी मैंने उसका रिव्यू लिया था और टारगेट इनका था कि डेली 6,500 मीट्रिक टन कूड़ा उठना चाहिए, लेकिन 6,500 की बजाय कल जैसे 9,000 मीट्रिक टन उठा है और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इसको बढ़ा के 12-13,000 मीट्रिक टन कूड़ा डेली उठना चालू हो जाएगा। तो टारगेट से डबल स्पीड पे काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि दिसंबर तक 30 लाख उठा देंगे और उसके बाद मार्च अप्रैल तक इसको कंप्लीट कर देंगे। सर, नया जो कूड़ा लगातार आ रहा है यहाँ पे, क्या उसका 2000 उसका अलग से वो एडिशनली उसको डिस्पोज किया जा रहा है। उसका कोने में इंतजाम किया हुआ है। वो इसके ऊपर सोल्यूशन है। जैसे अभी दिल्ली में लगभग 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा डेली बनता है, उसमें से 8100 के करीब का इंतजाम है अभी ऑलरेडी हम लोगों के पास। कहीं वेस्ट टू एनर्जी में जाता है, सेग्रीगेशन होता है, वो सारा मिला के देयर इज अ डेफिसिट ऑफ रफली 2800 मीट्रिक टन एवरी डे। उसके लिए ओखला में 1000 मीट्रिक टन का एडिशनल कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है और लगभग 2000 मीट्रिक टन का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वो कहाँ पे आ रहा है, जो बवाना में आ रहा है, जो कि 2026 तक बनके तैयार हो जाएगा। तो तब तक जो है इसका जो फ्रेश कूड़ा आ रहा है, फ्रेश कूड़े को डेली डिस्पोज करने के लिए हमने टेम्पोररी अरेंजमेंट किया। जैसे 2000 मीट्रिक टन यहीं पे कोने में इंतजाम किया हुआ है। सो जो मैंने बताया, यहाँ पे 10,000 मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट उठता है और 2000 मीट्रिक टन जो डेली कूड़ा आता है उसको डिस्पोज किया जाता है।
और अब बात मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक के विजयनगर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में भाग लिया। इस दौरान हजारों लोग इस यात्रा में साथ चल रहे थे। यात्रा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज पाकिस्तान क्या ख्वाहिश करता है कि अल्लाह हमारे यहाँ भी मोदी होता। शिवराज सिंह ने आगे कहा कि आज न केवल विजयनगर में बल्कि विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी ने देश का सम्मान बढ़ाया है, वो अब तक नहीं था। इतना ही नहीं, कांग्रेस के शासनकाल में छोटे से छोटे देश भी हमें डरा दिया करते थे। पिद्दी पिद्दी से देश हमें आंखें दिखाते थे, कोई इज्जत नहीं थी हमारी। लेकिन आज गर्व के साथ कहते हैं केवल हाउस टाइप की सड़कों पर मोदी मोदी नहीं है, दुनिया में जहां चले जाए नरेंद्र मोदी, वहां मोदी मोदी के नारे गूंजते। अरे भारत तो छोड़ दो, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं ये अल्लाह हमारे पास भी मोदी होता। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मोदी जी ने कह दिया, देखो भाई, हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने मेरे देश को छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए एयर स्ट्राइक भी और सर्जिकल स्ट्राइक भी कांग्रेस के लोग रोते हैं, राहुल बाबा। अच्छा, देश में नहीं रोते, विदेश में भी जाकर रोते हैं, मोदी जी की आलोचना करते हैं। लेकिन मोदी जी ने देश बदल दिया, देश की जनता की जिंदगी बदल दी। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के लोग कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश के दिल में बसे नरेंद्र मोदी जी, कर्नाटक की जनता के दिल में बसे नरेंद्र मोदी जी। देश और कर्नाटक कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। ये कमल फिर से खिलने वाला है। हमारी डबल इंजन की सरकार, पहले मोदी जी येदियुरप्पा जी, इसके बाद मोदी जी बोम्मई जी, चारों दिशाओं में कर्नाटक को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार ने कर्नाटक की तस्वीर भी बदली है और जनता की तकदीर बदलने का भी काम किया है। मेरे बहनों और भाइयों, कौन था मोदी के पहले जो गरीबों को फ्री में राशन देता था? फ्री में कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? ये मोदी है, नरेंद्र मोदी। बोम्मई जी की सरकार रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई रोजगार का इंतजाम अगर कर रही है तो बीजेपी की सरकार कर रही है। मोदी जी किसानों को देते हैं 6,000, तो बोम्मई जी ने भी जोड़ के 4,000, 10,000 रुपया देना प्रारंभ किया है। गरीबों के घर कर्नाटक में भी बने, बच्चों की शिक्षा के लिए इंतजाम किए गए और चौतरफा विकास कर्नाटक का। कर्नाटक आज विज्ञान की भूमि भी है, लेकिन अध्यात्म की भूमि भी है। यहाँ मंदिर है, यहाँ माल भी है, चारों दिशाओं में विकास हो रहा है। बहनों के कल्याण की अनेक योजनाएं चल रही। मैं योजनाओं के बारे में आज विस्तार से नहीं जा रहा, क्योंकि आप जानते हैं इस डबल इंजन की सरकार ने कर्नाटक की प्रगति और विकास को इतनी तेज गति से आगे बढ़ाया है कि कर्नाटक आज हिंदुस्तान का सबसे प्रगतिशील राज्य हो गया है। और बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ी स्टैंड स्थित मुख्यमंत्री आवास में बच्चों के साथ लोक पर्व फूलदेई को मनाया। इस अवसर पर उनके आवास में क्षेत्र के बच्चों ने पारंपरिक मंगल गीतों के साथ रंग बिरंगे प्राकृतिक फूलों की बारिश भी की। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर सभी को फूलदेई के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी भी राज्य की संस्कृति परंपराओं की पहचान में लोक पर्वों की अहम भूमिका होती है। हमें अपने लोक पर्वों और लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को अपनी लोक संस्कृति, लोक परंपराओं से जोड़े रखने के लिए लोक पर्व फूलदेई को आने वाले समय में संस्थागत तरीके से बाल पर्व के रूप में और भी बड़े स्तर पर इस साल हर साल मनाना होगा। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने बोर्ड की परीक्षा देने वालों को, छात्रों को शुभकामनाएं दी और कहा कि तनाव मुक्त पढ़ने और तनाव मुक्त रहने की भी सलाह दी है। प्रकृति के संरक्षण का भी पर्व है, प्रकृति के मैं कहूँ कि उल्लास का पर्व है और खुशी का पर्व है और ये हमारी सांस्कृतिक और संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है। इसलिए मैं सबसे पहले तो इस पर्व पर सभी को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि सबके जीवन में ये फूलदेई पर्व, जिस प्रकार से फूलदेई पर्व पर हमारे सारे पुष्प जो है पूरी तरह से खिले होते हैं और प्रकृति भी खिली होती है, क्योंकि सच मानिए तो इस समय में जब फूलदेई पर्व मनाया जाता है और इसी के आसपास हमारा जो भारतीय नववर्ष है वो नववर्ष भी प्रारंभ होता है, तो निश्चित रूप से जो सूर्य की ऊर्जा है उसमें है वह भी और अधिक नज़दीक जो है पृथ्वी के पहुंचती है। ये पर्व हमारे लिए सांस्कृतिक रूप से हमारी संस्कृति से जुड़ने के लिए ये बहुत महत्व का पर्व है और इसलिए हमने इस फूलदेई पर्व को बाल पर्व के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया है कि आगे आने वाले वर्षों में ये बाल पर्व के रूप में मनाया जाएगा। मैं सभी बच्चों को जो हमारे बोर्ड परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं उन सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। निश्चित रूप से उन बच्चों ने उन बातों को निश्चित रूप से अंगीकार किया होगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी का उसमें मार्गदर्शन किया था और सारे बच्चे सफल हों और अच्छी तरह से एग्जाम दें, खूब सारे अंक प्राप्त करें। बात हरियाणा की। यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को 2 नई योजनाओं की सौगात दी है। मनोहर लाल की तरफ से व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना और दयाल उपाध्याय परिवार सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। यही नहीं, सरकार ने व्यापारियों के लिए न्यास भी बनाया है। इसमें सरकार और व्यापारी मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में हमारे व्यापारियों ने शानदार सहयोग किया। शुरू में जीएसटी का विरोध भी हुआ, लेकिन आज वही जीएसटी कारगर साबित हुई है। जीएसटी से आज का व्यापार सुगम हुआ है। बता दें कि अक्सर काम करते करते लोगों को आकस्मिक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। ये योजनाएं उस मुश्किल वक्त में काम आएंगी। एक स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरी चल रही है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो जो जीवन ज्योति बीमा योजना है इसका उस पहली वाली योजना में 436 रुपए साल का प्रीमियम है और दूसरी योजना जो है प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना उसमें साल का 20 रुपए का प्रीमियम है सिर्फ। और 1,80,000 रुपए से नीचे वाले जो परिवार हैं उनका ये जो प्रीमियम है वो सरकार भरेगी ताकि उनको समस्या ना रहे। केवल पहली बार रजिस्ट्रेशन उनको कराना होता है, उनकी कंसेंट लेनी होती है कि हाँ मैं जो है इस बीमा योजना का लाभ उठाना चाहता हूँ। पैसा वो भी उनको मिलेगा, लेकिन पहली बार उनके अकाउंट से पहले जाएगा, फिर वो सैंक्शन होगा, फिर हम अकाउंट में पैसा डाल देंगे। आगे हर साल हम डालते रहेंगे उस पैसे को। तो वो 2 लाख रुपया, 2 लाख उसमें है, 2 उसमें है। अगर तो सड़क दुर्घटना में कोई डेथ होती है तो फिर ये सुरक्षा बीमा योजना काम आएगी 20 रुपए वाली। और अगर जीवन ज्योति बीमा प्राकृतिक मृत्यु है तो जीवन ज्योति बीमा योजना वो आएगी। तो हर व्यक्ति का यानी अगर हम उसका मृत्यु का करते 436 का, उसमें वो इंक्लूड है, वो चल रहा है। लेकिन वो 2 लाख रुपए का जहां हो जाएगा तो वो 2 लाख रुपए वहां से मिलेगा और बाकी जो घोषणा की है वो 2 लाख छोड़कर बाकी वो सरकार इस न्यास से जमा कराएगी। और उसमें अगर वो 436 जमा कराया तो उसमें चाहे प्राकृतिक हो चाहे दुर्घटना हो, दोनों है ना, बिल्कुल सर, डेथ के दोनों है। और अगर केवल 12 रुपए यानी 20 रुपए कराया है तो उसमें प्राकृतिक नहीं है, केवल दुर्घटना है। हाँ, लेकिन किसी भी तरीके की डेथ हो हम तो उसको पूरा कर देंगे। 5 वर्ष से 12 वर्ष 1 लाख, 12 से 18 2 लाख, 18 से 25 3 लाख, 25 से 40 5 लाख, 40 से 50 2 लाख। उसमें भी अगर प्राकृतिक मृत्यु है तो हम अपने अकाउंट में से देंगे और एक्सीडेंटल है तो उस अकाउंट में से आएगा। यानी अल्टीमेटली 70 साल तक डेथ होगी तो 2 लाख मिलेगा। और 70 साल के बाद अब भगवान के जिम्मे
वो भगवान के जिम्मे है। और अब बात नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम की कर लेते हैं। यहाँ पर हेमंत बिश्व शर्मा सरकार के वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए 935.23 करोड़ रुपए का घाटे का बजट पेश किया है। उन्होंने इस बजट में छोटे स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और विभिन्न विभागों में नई भर्तियां करने के लिए कोष की घोषणा भी की। वित्त मंत्री अजंता नियोग ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार 2 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार पैदा करने वालों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP 5.5 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान भी जताया है, जो कि 2021 और 22 में तकरीबन 3.93 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बजट की तारीफ भी की है। आज हमें असम सरकार का 2023-24 साल का जो बजट है वो बजट हमारा वित्त मंत्री महोदया ने पेश किया। ये बजट में ये अनुमान लगाया गया है कि असम का जो GDP है अगली साल तक वो GDP 5.5 लाख करोड़ रुपया तक पहुंच जाएगा। साथों साथ जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ये 1,40,000 से 30,000 तक हम लोग पहुंच जाऊंगा। साथ साथ में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत और हमारे जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उनको सिनर्जी करते हुए सारे फैमिली NFSS बेनिफिशियरी को 5 लाख रुपया तक हेल्थ इंश्योरेंस करने का बात ये बजट में किया गया है। अरुणोदय जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, अरुणोदय का जो मंथली डिसबर्समेंट है ये 1400 रुपया तक ले जाने का बात बोला है। 3000 किलोमीटर नया रास्ता बनाने का, गुवाहाटी में रिंग रोड बनाने का और 2 मेडिकल कॉलेज बनाने का, कोई सारे कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट भी ये बजट में दिया गया है। असम का टी इंडस्ट्री का 200 साल होगा। टी इंडस्ट्री को आगे करने के लिए हर केजी ऑर्थोडॉक्स चाय में 12 रुपया का सब्सिडी देने का बात किया है और असम का चाय और आदिवासी समुदाय को सरकारी आरक्षण में 3% 3% आरक्षण का बात भी ये बजट में इंडिकेट किया है। कुल मिला के असम को आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ ये बजट का थ्रू से। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना साकार करने के लिए बहुत सारे कदम उठाया गया है। मैं वित्त मंत्री महोदया को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं कि एक रिसर्जेंट असम का एक बजट हमारे हाउस में पेश करने के लिए। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बजट की कुछ खास बातें बता देते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि बजट में असम में क्या कुछ किया गया है। तो वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2023 और 2024 के तकरीबन 935.23 करोड़ रुपए का बजट और पेश किया गया है। 2023-24 के अंत में 935.23 करोड़ रुपए के बजट घाटे का लक्ष्य जो है वो बताया गया है। अगले वित्त वर्ष में GDP के तकरीबन 5.5 लाख करोड़ होने का अनुमान भी इस बजट में आकलन किया गया है। 2 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार सृजन उनके लिए करने का लक्ष्य भी इस बजट में रखा गया है। तो काफी महत्वपूर्ण बजट है। हालांकि एक तरफ कहा भी जा रहा है कि घाटे का बजट है, लेकिन कई चीजें महत्वपूर्ण चीजें करी भी जा रही हैं। गुवाहाटी के पास रिंग रोड बनाने का प्रावधान, आदिवासी समुदाय को सरकारी नौकरी में 3% आरक्षण देने का प्रावधान भी यहाँ किया गया है। अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की करेंगे, जिनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने एक महिला के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवाई है। अमृता फडणवीस ने अनीक्षा नाम की एक फैशन डिजाइनर पर आरोप लगाया है कि क्रिमिनल मामले में महिला ने उन्हें 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने की कोशिश की। अब इस मामले में डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है। कहा है कि अनिल जयसिंघानी की बेटी अनिष्का ने मेरी पत्नी से संपर्क करके खुद को डिजाइनर बताया और कहा कि इसके पिता का गलत केस में
फंसाया गया है उनके पिता को। इस पर अमृता ने इसे चिट्ठी लिखने को कहा, लेकिन उसने कहा कि पिता को छुड़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। इसके बाद अनीक्षा ने कई और भी डिमांड की। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इसके बाद उनकी पत्नी ने अनीक्षा को ब्लॉक कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अनिल जयसिंघानी ने एक वीडियो भेज उसे वायरल करने की धमकी दी और कहा कि उनके ऊपर लगाए गए सारे जो चार्जेस हैं, जो आरोप हैं, वो वापस ले लिए जाएं। इसके बाद हमने अनिल जयसिंघानी और अनीक्षा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसकी पुलिस जांच भी कर रही है। अनिल जयसिंघानी ये एक बुकी है जो पिछले करीब 4 से 5 सालों से एब्सकॉन्डिंग है। देश के भिन्न भिन्न राज्यों में उनके ऊपर 14 केसेस चल रही है और उनकी बेटी अनीक्षा जो पढ़ी लिखी है और संभ्रांत नजर आती है, उन्होंने पहले 2015-16 में मेरी पत्नी से संपर्क किया था, बाद में कोई संपर्क नहीं था। और जिस समय महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार आई, उसके बाद 2021 से वो वापस मेरी पत्नी के संपर्क में आई। उसने एक बार ये कहने की कोशिश की कि मेरे जो पिताजी है वो पुलिस को इन्फॉर्म करते थे, बुकीज को पकड़ कर देते थे और उसके बदले में पैसा मिलता था और ये काम में आप मुझे मदद कीजिए। और ये बोलना उसने शुरू किया। जैसे सरकार बदली और हमारी सरकार आई, उस समय ये बोलना शुरू किया तो मेरी पत्नी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा काम नहीं है। फिर उसने कहा मेरे पिता को फंसाया गया है, उनके ऊपर गलत केसेस लगाए गए हैं। तब मेरी पत्नी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपको अगर फंसाया गया तो आप एक निवेदन डीसीएम को दीजिए, वे उस पर देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा ध्यान में आया कि ये कुछ गलत काम कर रही है और फिर उसने एक दिन ये कहा कि मेरे पिताजी को छुड़ाने के लिए हम 1 करोड़ रुपया लेने को तैयार है। और उसके बाद कई बातें और कही और मेरी पत्नी ने उसके बाद उसको ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के 2 दिनों बाद, यानी मोबाइल पर ब्लॉक किया, ब्लॉक करने के 2 दिन बाद एक अननोन नंबर से कुछ मैसेजेस और कुछ वीडियोस आए और उसके बाद उसमें जिन्होंने भेजे थे वो अनिल जयसिंघानी थे कि आपने मेरी बेटी को ब्लॉक किया है, आप अनब्लॉक कीजिए, हमको हमारी सारी केसेस वापस ले लीजिए। और कुछ और डिमांड्स की गई, ये करिए नहीं तो ये जो वीडियो है हम सार्वजनिक करेंगे। जैसे ही ये सारे वीडियोस आए, तुरंत मैंने एफआईआर करवाई और एफआईआर करवा के ये सारे वीडियो फॉरेंसिक जांच को भेज दिए। मिस्टर चीफ मिनिस्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम बाकी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ और देखना न भूलें आपका अपना फेवरेट शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर हर रोज।